जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। टारगेट जीएस रजत सर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 और आज आपका होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 28। एक कदम सफलता की ओर। निश्चित रूप से आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी जो है अंतिम चरण में चल रही होगी। उम्मीद है चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। ठीक है ना। आइए शुभारंभ करते हैं आज के इस सेशन का। देखिए, प्रश्न संख्या 1 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे जो है आपका दिया गया है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का क्वेश्चन, प्राचीन इतिहास से संबंधित है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? राष्ट्रकूटों के द्वारा, वातापी के चालुक्यों के द्वारा, गंग शासकों के द्वारा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। तो एलोरा के मंदिर आपके कहाँ पड़ते हैं? तो आपका औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आपका है और महाराष्ट्र में, और इसका जो निर्माण करवाया गया है तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका हो जाएगा सही, राष्ट्रकूटों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, है ना। प्रश्न संख्या 2 की बात करिएगा तो यहाँ पे आपको पूछा गया है रजत सिक्के जारी करने वाला पहला शासक है। रजत सिक्के कहिएगा या सिल्वर कॉइन्स कहिएगा या चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दिया गया है, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त प्रथम है, या फिर कुमार गुप्त है। किसके द्वारा चांदी के सिक्के पहली बार जारी किए गए थे या चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन है? यहाँ पे उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकेंड कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की बात करिएगा। देखिए, आधुनिक इतिहास की घटनाओं को, ये कुछ घटनाएं आपकी हैं, दिया गया है, मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन है, और यहाँ से आपसे पूछा गया है निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में संरक्षित करना है या संयोजित करना है। रॉलेट एक्ट 1919 दिया है, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह 1919 दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन आपका 1919 दिया है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ये आपका 1919 है। पूछा गया है कि इनको पहले से बाद के क्रम में अरेंज करना है। सबसे पहले आपका रॉलेट एक्ट अधिनियम आता है 1919 में, फरवरी में आता है। इसके बाद अधिनियम का विरोध किया जाता है तो सत्याग्रह आपका होगा। देखिए, सबसे पहले आपका अधिनियम आएगा, यानी 1 नंबर आपका होगा। अधिनियम के बाद सत्याग्रह आपका होगा 2। इसके बाद आपका होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड अप्रैल 1919 में, यानी 4, और सबसे लास्ट में आपका 3 हो जाएगा। तो 1 2 4 3 यहाँ पे हो जाना चाहिए आपका राइट। 1 2 4 3 ऑप्शन ए में मुझे दिखाई दे रहा है, और निश्चित रूप से आपका यहाँ पे जो है ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही, है ना। प्रश्न संख्या 4 की बात करिएगा। देखिए, संविधान का क्वेश्चन है और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, संशोधन संबंधित है। संशोधन भी आपके आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के अधिकार का लोप किया गया था? किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटाकर एक विधायी अधिकार बनाया गया था अनुच्छेद 300A के तहत, है ना। 40वां संशोधन दिया है, 42वां संशोधन दिया है, 44वां संशोधन दिया है, या फिर इनमें से कोई नहीं दिया है। याद रखिएगा 1978 में आपका होता है 44वां संशोधन, और इस संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का मूल अधिकार था जिसका उल्लेख अनुच्छेद 31 में था, इसको उठाकर जो है अनुच्छेद 300A के तहत एक विधायी अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आपका यहाँ पे हो जाएगा राइट, है ना। प्रश्न संख्या अगर 5 की बात करिएगा तो देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं। इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है, है ना। किसे महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिया है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड दिया है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन दिया है ONGC, या फिर ऑयल इंडिया लिमिटेड। किसे महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो यहाँ पे जो आपका उत्तर आपका सही होने जा रहा है ऑप्शन डी होगा यहाँ पे राइट,
ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसके अलावा चाहे सेल हो, चाहे भेल हो, चाहे गिल हो, चाहे ओएनजीसी हो, ये सब के सब आपके क्या है, महारत्न कंपनियों के अंतर्गत आते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि वर्तमान समय में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है। कमेंट करके आप मुझे कमेंट कर बताएंगे, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 6 की अगर बात कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपका दिया गया है, भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार है। किस आधार पर भारत में गरीबी का अनुमान लगाया जाता है, गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है? तो आय आंकड़ा दिया है, बचत आंकड़ा दिया है, उपभोग आंकड़ा दिया है, या फिर निवेश आंकड़ा दिया है। गरीबी रेखा का आधार क्या है, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट। उपभोग आंकड़ा जो है इसका आपका सही उत्तर होगा। उपभोग आंकड़ा के आधार पर ही जो है भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की बात कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपका दिया गया है कि एशियाई विकास बैंक का इंडिया रेजिडेंट मिशन कहाँ पर स्थित है? एशियाई विकास बैंक का इंडिया रेजिडेंट मिशन कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, कलकत्ता में, मुंबई में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। एडीबी का जो मुख्यालय है वह फिलीपींस की राजधानी मनीला में पड़ता है। यह भारतीय रेजिडेंस की बात हो रही है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली इसका जो है सही उत्तर होने जा रहा है ना। चलिएगा देखिए प्रश्न संख्या अगर यहाँ पे 8 की बात कर लीजिएगा, जनगणना एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपका होगा। 2011 के बाद अब तक के इतिहास में भारत में काउंटिंग नहीं हुई है। 2000 मतलब मान के चलिए आज से 13 साल पहले जो है आपकी जनगणना हुई थी। बीच में कोविड की वजह से 2021 में होनी चाहिए थी लेकिन हो नहीं पाई, ठीक है। जब तक आपके पास लेटेस्ट डाटा नहीं आता है तब तक जनगणना आपकी पुरानी नहीं होगी, जितना भी साल आपका बीत जाए। 2011 के अनुसार किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? 2011 के सेंसस के आधार पर, जनगणना के आधार पर किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? महाराष्ट्र में दिया है, तमिलनाडु में दिया है, गोवा में दिया है, या फिर केरल में दिया है। कहाँ पर नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक परसेंटेज अधिक होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा राइट आपका, है ना, सी, गोवा आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 की बात करिएगा। देखिए भारतीय संविधान का नियम और ये जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित को सुमेलित करना है तथा दिए गए कोट का उत्तर देना है ना। सुमेलित करिए। यहाँ पे देखिए कुछ अधिनियम दिए गए हैं और उससे संबंधित फैक्ट दिए गए हैं, ये आपको बताना होगा। बता सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं ना। देखिए एक तो यहाँ पे आपका दिया 60 में मैंने लिख दिया है, चूँकि जगह का अभाव था इसलिए कुछ यहाँ पे मैंने 60 में लिखी है। जैसे आपका है पहला भारतीय परिषद अधिनियम, अधिनियम मैंने लिखा है, समझ लीजिए भारतीय परिषद अधिनियम है। इसके बाद भारत शासन अधिनियम, 1935 आपका है। लखनऊ समझौता आपका है और भारत शासन अधिनियम 1919 है। 4 अधिनियम आपको दिए गए हैं और इधर संबंधित फैक्ट आपका दिया गया है। द्वैध शासन व्यवस्था 1916, लॉर्ड मिंटो और प्रांतीय स्वायत्तता, है ना। देखिएगा आसानी से कर सकते, इसमें कोई दिक्कत आपको है नहीं। पहले इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, पहले मिलान करिए फिर देखते हैं क्या होगा कैसे होगा। परेशान तो होना ही नहीं है बिल्कुल। सबसे पहले अगर हम बात करें लखनऊ समझौता, सबसे आसान से स्टार्ट करते हैं। लखनऊ समझौता आपका कब हुआ था? तो 1916 में। अंबिका चरण मजूमदार क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। और इसी सम्मेलन में जो है आपका क्या होता है, तो पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मिलन हो जाता है ना। यहाँ पे होगा आपका सी का 2 हो जाएगा। एक तो आपका क्लियर हो गया। अब देखिए बाकी बच गया क्या, भारत परिषद अधिनियम 1909 आपका दिया है। लॉर्ड मिंटो सुधार के नाम से इसको जाना जाता था, तो ए का आपका हो जाएगा 3 से स्टार्टिंग होगी। भारत परिषद अधिनियम 1935 बच गया और भारत शासन अधिनियम 1919 बच गया। प्रांतीय स्वायत्तता और द्वैध शासन, है ना। अब देखिए अभी समस्या ये है, चलिए कोई समस्या नहीं है। भारत परिषद नियम जो आपका प्रांतीय स्वायत्तता आपका 1935 आपका हो जाएगा, बी होगा क्या? एक मिनट जरा, कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं। 2143 का ऑप्शन यहाँ पे निकल के आ रहा है। 2143 आपका नहीं होगा। देखिए
दूसरे में हमने बताया था, यहाँ पे फिर से देखते हैं। ये तो आपका सी कन्फर्म है, और इससे ऊपर वाला आपका क्या है, हाँ, लखनऊ समझौता आपका 1916 में आपका हुआ था, और 1909 आपका भारत परिषद नियम 1909 आपका। तो ये आपकी स्टार्टिंग 3 से होगी, 3 से स्टार्टिंग होगी, और सी पे आपका 2 आ रहा है ना। 3 से स्टार्टिंग और सी पे 2, एक ही में 3 से स्टार्टिंग है तो काम आसान हो गया है। एक्चुअली मुझे भी सोचना पड़ रहा था यहाँ पे। सी में 3 से स्टार्टिंग हो तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, बाकी चीज़ें आप देख लीजिएगा। 3, 4, 2, 1 आपका यहाँ पे हो जाएगा राइट, है ना। ऐसे अगर मामला फंस जाए ना तो थोड़ा सा दाएं बाएं करके निकाल लिया कीजिए ना। चलिएगा, प्रश्न संख्या 10, ये रहा आपका आधा हिस्सा पूरा, और आधा करते करते जो है धीरे धीरे आज आपका प्रैक्टिस सेशन नंबर 28 है। 2 प्रैक्टिस सेशन मैं आपको और दूंगा, एक तो आज शाम को दूंगा और एक आपका कल सुबह दूंगा, है ना। यानी 31 तारीख को सुबह, 31 जनवरी को सुबह 6 बजे जो है आपका 30वां प्रैक्टिस सेशन आपका होगा, और इसके बाद ये आपके 30 प्रैक्टिस सेशन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 31 जनवरी की शाम से ही रात 8 बजे से करंट अफेयर सीरीज आपकी स्टार्ट हो जाती है, और प्रत्येक दिन रात में 8 बजे और सुबह 6 बजे आपका जो है करंट अफेयर्स की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। देखिएगा, 10वां यहाँ पूछा गया है, जैव विविधता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन हॉट स्पॉट माना जाता है। जैव विविधता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन हॉट स्पॉट है। गंगा का हिमालय, गंगा का हिमालय कैसे हो सकता है, गंगा का मैदान होगा, मिस टाइपिंग है। गंगा का मैदान दिया है, पूर्वी हिमालय दिया है, गुजरात दिया है, या प्रायद्वीपीय पठार दिया है। जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी, जहाँ पर रहने लायक जंगल होंगे। यहाँ पे जंगल कहाँ होगा, गंगा का मैदान में जंगल आपको मिलता नहीं है। गुजरात में जंगल है जरूर, लेकिन गिर अभ्यारण्य को छोड़ दीजिएगा। इसके अलावा प्रायद्वीपीय पठार पे इसका जो सही उत्तर आपका होगा, सिंपल सा होगा, पूर्वी हिमालय। यहाँ पे जैव विविधता के संबंध में हॉट स्पॉट आपका पूर्वी हिमालय आपका होगा। इसके अलावा पश्चिमी घाट भी आपका जो है महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है ना। प्रश्न संख्या 11 की बात कर लीजिएगा, भूगोल का क्वेश्चन है। ग्रैंड बैंक स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक क्षेत्र ग्रैंड बैंक है। यह स्थित है, कहाँ पर स्थित है, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर, पश्चिमी यूरोपीय तट पर, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर, या फिर अफ्रीका के पश्चिमी तट पर। ग्रैंड बैंक की लोकेशन कहाँ पे है, ऑप्शन होगा यहाँ पे राइट सी, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर इसकी लोकेशन होगी। और यहीं पर जो है 2, एक तो आपकी गल्फ स्ट्रीम है, एक गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा है, और एक लेब्राडोर की ठंडी जलधारा है। 2 धाराओं का मिलन होता है, तो यहीं पे आपका ग्रैंड बैंक का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर, है ना। चलिएगा, प्रैक्टिस सेट 28, और आज का ये क्वेश्चन आपका होगा, 10 डिग्री चैनल किन 2 को अलग करता है। निश्चित रूप से आप इसको चालू करने की स्थिति में होंगे, मैंने आपको पढ़ाया है, कई बार पढ़ाया है। 10 डिग्री चैनल किन 2 के बीच में स्थित है, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। कौन सा इसमें सही होगा, मैं सबको बताऊंगा। पूछा मैंने एक है, लेकिन बताऊंगा सब। देखिए, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में क्या है, तो आप बताइएगा। ये है 8 डिग्री चैनल। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में क्या है, डंकन पैसेज है ना, डंकन पैसेज है। इसके बाद लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में आपका क्या है, तो आप कहेंगे जो प्रश्न का उत्तर है, क्या पूछा गया था आपका प्रश्न का उत्तर, 10 डिग्री चैनल किसके बीच में स्थित है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। या ऐसे कह लीजिएगा कि कौन सा चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार से अलग करता है, तो उसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सेम 10 डिग्री चैनल, है ना। प्रश्न संख्या 13 की बात करिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और दिए गए कूट का सही उत्तर देना है आपको। सूची 1 में आंदोलन दिया गया है, और सूची 2 में क्या है, व्यक्ति यहाँ पे लिखा है। ये हो जाएगा थोड़ा सा मिस्टेक, बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो गई है। एक्चुअली टाइप करने में थोड़ा समस्या है। एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए व्यक्तियों का नाम, मतलब कौन सा व्यक्ति किससे संबंधित है ना। मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, फिलहाल आप इसको थोड़ा सा
अपने स्तर पे देखिएगा। होम रूल लीग, यहाँ मैं स्थान का नाम दिया, स्थान का नाम नहीं होना चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए आपका क्या, व्यक्ति यहाँ पे होने चाहिए। होम रूल लीग से कौन संबंधित है, तो इनसे संबंधित है कौन, या तो एनी बेसेंट आपकी हैं, या फिर बाल गंगाधर तिलक हैं 1916 में। बारदोली सत्याग्रह से कौन व्यक्ति संबंधित है, तो यहाँ पे जो है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल संबंधित है ना। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, और स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ पे वो चीज़ मुझे देनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा हो गया मिस टाइप, और ये होता है प्रेशर। जब आप किसी चीज़ को ज़्यादा प्रेशर लेके काम करते हैं तो ये चीज़ें, ऐसी गलतियाँ आपकी होती हैं। और यही चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एग्जामिनेशन हाल में भी आपको प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि जैसे ही आपने प्रेशर लेना शुरू किया, आप आता हुआ क्वेश्चन भी क्या करेंगे, गलत करेंगे। मेरी इस गलती से जो है आप सबक लेंगे। यहाँ पे मुझे सब आता है, लेकिन उसके बाद भी जो है मेरे दिमाग में ये था कि जल्दी जल्दी आपको प्रैक्टिस सेशन 30 कंप्लीट करना है, ठीक है। और एक तरफ मैंने सही टाइप किया, लेकिन इधर संबंधित व्यक्तियों का नाम लिखना था, वो हमने नहीं लिखा, और वो मुझसे बहुत बड़ी चूक हो गई। और यही चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कभी भी कोई काम बर्डन लेके मत करिएगा, प्रेशर लेके मत करिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन हाल में यही होता है, प्रेशर आप लेते हैं और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जिसको आप हमेशा प्रैक्टिस सेशन में हल करते आए हैं, सही करते आए हैं, वो आप कर देते हैं गड़बड़, और जब घर आके देखते हैं तो आपका गलत हो जाता है। तो इन सब से बचिएगा। फिलहाल मैं क्या आपको बताना चाह रहा था, ये आपको समझ में आ गया होगा। होम रूल लीग से कौन संबंधित है, तो हम बताएंगे या तो एनी बेसेंट या फिर बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा 1916। बारदोली सत्याग्रह 1918 में आपका संभवतः था, और ये जो है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। असहयोग आंदोलन से महात्मा गांधी संबंधित हैं, और आपका स्वराज पार्टी क्या है, तो बता दीजिएगा, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चलिए, प्रश्न संख्या अगर हम यहाँ पे बात करेंगे 28 की, तो यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लेप्स जनजाति के लिए जाना जाता है, या ऐसे कहिए किस प्रदेश में लेप्स जनजाति निवास करती है, ये आपसे पूछा गया है। अलास्का दिया है, ग्रीनलैंड दिया है, स्कैंडिनेविया दिया है, और आइसलैंड दिया है। लेप्स और नार्डिक दो जनजातियाँ आपसे पूछी जाती हैं, एक लेप्स याद रखिएगा, एक नार्डिक याद रखिएगा। यह कहाँ पर है, तो ये आपका स्कैंडिनेवियन रीजन में, स्कैंडिनेविया क्षेत्र में आपकी पाई जाती है ना। अलास्का और ग्रीनलैंड में क्या है, एस्किमो आपके मिलते हैं, आइसलैंड में भी आपको इसको भी मिलते हैं, है ना। प्रश्न संख्या 15 की बात कर लीजिएगा, तो यहाँ पे दिया गया है, भारतीय प्रायद्वीप किस युग में हिमानीकृत हुआ था। किस युग में भारतीय प्रायद्वीप हिमानीकृत हुआ था, यानी बर्फ पाए गए थे यहाँ पे। कार्बोनिफेरस दिया है, प्लीस्टोसीन युग दिया है, हर्सिनियन काल दिया है, और लिटिल हिम युग दिया है। दोस्तों, इस तरह के प्रश्न का देखिए और छोर कोई नहीं होता है, लेकिन इक्का दुक्का ऐसे प्रश्न डाल दिए जाते हैं जानबूझ के, ताकि उनका लेवल कठिन हो और आप गलती करते हैं और आपको बाहर निकलने का कारण बनते हैं। इसको वन लाइनर रूप में ही लिख लीजिएगा। किस समय भारतीय प्रायद्वीप जो है, प्रायद्वीपीय भारत है, वह हुआ था हिमानीकृत, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कार्बोनिफेरस काल, है ना। कार्बोनिफेरस काल में ही जो है आपका पैंजिया का विभाजन भी शुरू हुआ था। चलिएगा, आज के सेशन का 16वां क्वेश्चन है, और क्या है, निक्स एवं हाइड्रा किसके चंद्रमा है। चंद्रमा का मतलब उपग्रह से होता है। निक्स एवं हाइड्रा किसके चंद्रमा है, तो यहाँ पे आपका प्लूटो के दिया है, बृहस्पति के दिया है, शनि के दिया है, और अरुण के दिया है। पूछा एक है, बताऊंगा मैं सब, है ना। देखिए, निक्स और हाइड्रा किसके चंद्रमा है, किसके उपग्रह हैं, तो ये तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लूटो या यम के है या कुबेर के हैं, ठीक। अब अगर देखा जाए बृहस्पति के उपग्रह की बात करिए, वर्तमान समय में बृहस्पति के पास कुल उपग्रहों की संख्या है 93। बृहस्पति के पास कुल उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो 93 है, 93 उपग्रह। और इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम गैनीमेड है, और यह जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि के पास कुल उपग्रह की संख्या वर्तमान में 146, सबसे अधिक उपग्रह शनि के पास ही है, ये भी याद रखिएगा। और अगर बात करें 146 से, और सबसे बड़ा इसका जो उपग्रह है टाइटन आपसे ज़्यादा पूछा जाता है। टाइटन शनि के 146 उपग्रह में सबसे बड़ा उपग्रह है, और यह याद रखिएगा एकमात्र ऐसा उपग्रह जिसका स्वयं का वायुमंडल है, और साथ ही साथ एकमात्र, जैसे कहिए सबसे चमकीला उपग्रह आपका कौन सा है, वह टाइटन है।
अरुण के उपग्रह की संख्या 27, और इसमें याद रखिएगा मिरांडा, जो कि आपसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिएगा प्रश्न संख्या 17 की बात कर लीजिएगा। एक तरफ झील दिया गया है और एक तरफ आपका दिया गया है राज्य। पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है पूछा गया, कौन सुमेलित है पूछा गया है। लोनार झील, नक्की झील, कोलेरू झील या फिर पुलिकट झील। लोनार झील आपके मध्य प्रदेश में नहीं पड़ती है, पहला ही उत्तर गलत हो जाएगा। तुरंत पहले ही गेंद पे आप लोग छक्का मारने वाले हैं, पहले ही गेंद पे आप लोग मारने वाले हैं छक्का। लोनार झील महाराष्ट्र में है, न कि मध्य प्रदेश में। भारत की एकमात्र, अच्छा कौन सुमेलित है, सॉरी देखिए फिर ये गड़बड़ हो रहा है। कौन सुमेलित है ना, यही तो गड़बड़ होगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है ये पूछा गया है। लोनार झील जो है आपका क्या है, सुमेलित है पूछा है। लोनार झील महाराष्ट्र पड़ती है तो सुमेलित आपकी होगी नहीं। नक्की झील, कोलेरू, पुलिकट भी सुमेलित नहीं है, ये आपका केरल में है। पुलिकट तमिलनाडु में है। कोलेरू आपकी सुमेलित है। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे कोलेरू हो जाएगी सुमेलित। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है ना। देखिए यही होता यही है, लगा रहे हैं, पढ़ कुछ दूसरा रहे हैं, लगा कुछ और रहे हैं। कौन सुमेलित है पूछा गया है, कौन सुमेलित नहीं है वो है। ये प्रेशर है, 30 प्रैक्टिस सेशन को ख़त्म करने का प्रेशर है कि जल्दी जल्दी आपको चीज़ें आप तक पहुंच सकें। चलिएगा, इसीलिए प्रेशर से आप बच के रहेंगे, है ना। 18 की बात करिएगा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। एशिया का नोबेल है, एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है रेमन मैग्सेसे। पहले भारतीय कौन थे ये आपसे पूछा गया है ना। लाला लाजपत राय, श्रीमती इंदिरा गांधी, विनोबा भावे और रामचंद्र शुक्ल। रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। ऑप्शन सी होगा यहाँ पे राइट। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक हैं, और यह भी पूछा जाता है कि भूदान आंदोलन किस राज्य से आरंभ हुआ था। ऑप्शन आंध्र प्रदेश आपका सही होगा। लास्ट में 19वां क्वेश्चन आज के सेशन का, और यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। कौशाम्बी का मुख्यालय नौगढ़ दिया है। देखिए एक तरफ जिला है, दूसरी तरफ उनका जो है मुख्यालय है। कौशाम्बी का मुख्यालय दिया है कहाँ पे, तो नौगढ़, जो कि सुमेलित नहीं है। कुशीनगर का मुख्यालय पड़रौना है, और यही आपका हो जाएगा सुमेलित। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। कौशाम्बी का मुख्यालय, संत कबीर नगर का मुख्यालय और जालौन का मुख्यालय, इन 3 शहरों का मुख्यालय आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, है ना। आज के सेशन का 20वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है केंद्रीय एवियन अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय एवियन अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी इज्जतनगर, और इज्जतनगर आपका कहाँ पड़ता है, बरेली में, है ना। तो ये रहा बेहतरीन सेशन आपके लिए। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। कापी पेन लेके नोट कर लीजिएगा अच्छे से, और इसको एक बार सही निगाह से रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन मिलने की संभावना आपकी रहेगी, है ना। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। Thanks for joining me.